तो आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस फाइनल सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जहाँ तक कहूँ कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप जनरल आइडिया ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज हम मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और थोड़ा सा इसका एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे पहले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है जिसमें बहुत सी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम काम में लेंगे। पहले हमें ये समझना होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। स्पेक्ट्रम जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, यानी किसी भी इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किसी मैटर के ऊपर जब डाली जाती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रतिरूप क्या क्या प्रदर्शित होता है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिफ्लेक्टेड हो रही है, कितनी इमिशन हो रही है, कितनी स्कैटरिंग हो रही है। इस प्रकार की सारी चीज़ें क्या आती हैं कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की व्याख्या करने के लिए सहायक होती हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले हम क्लासिकल मेथड के ऊपर विशेष करके ध्यान देते थे। और क्लासिकल मेथड में क्या था, एक्चुअल में क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिजिकल के अंदर भी काम में लेते हैं, एनालिटिकल में एप्लीकेशन में भी काम में लेते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। उसका आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, वो कहाँ पे प्रदर्शित हो रहा, कहाँ पे नहीं हो रहा, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। बहुत से एस्पेक्ट थे जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले क्लासिकल मेथड का आविष्कार हुआ। और क्लासिकल मेथड के अंदर क्या किया था इन्होंने, क्लासिकल मेथड में हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसको फिजिकल स्टेट वगैरह देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्वालिटेटिव जो करेक्टर हैं उनकी ओर हम ध्यान करते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टर में क्या होता है, टूल क्या है इसका, क्लासिकल मेथड का जो टूल है वो है केमिकल्स, यानी केमिकल्स के द्वारा उनका निर्धारण करना, उनका रिएक्शन करवा करके उनके एलिमेंट तक पहुंचना, और एलिमेंट के द्वारा हम उसके एम्पेरिकल फार्मूले पर पहुंचते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, और उसके बाद भी हम एक्यूरेसी पे इतना नहीं पहुंच पाते हैं जितना कि हम दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड लेंगे। तो जब ये क्लासिकल मेथड इस प्रकार से बहुत ही टाइम कंज्यूमेबल था, ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मटेरियल था, क्योंकि हमने शुरू किया तब हमारे पास कंपाउंड था, लेकिन जब अंत तक पहुंचते हैं रिजल्ट तक, तब तक हम देखते हैं जब कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस था ये। और इसी के लिए दूसरा प्रोसेस हमारे पास आया था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या लिया था इन्होंने, स्पेक्ट्रोस्कोपी को विशेष रूप से लिया। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था, वहाँ पे टूल जो था उसका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किस प्रकार से एक मैटर के ऊपर पड़ती हैं और दोनों के अंदर इंटरएक्शन क्या होता है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के लिए हम पहले ले रहे थे क्लासिफिकेशन, क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में हमारे पास आता है क्वालिटेटिव टेस्ट बोल देते हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट टेस्ट। क्वालिटेटिव एलिमेंट टेस्ट में क्या होता है, उसके गुण धर्म जो करेक्टर को हम ज्ञात कर सकते हैं और उनके द्वारा फिर हम जो ज्ञात करने बाद निकालते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में उसके गुण धर्म की व्याख्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में उसके कंपाउंड की कितना है एलिमेंट टेस्ट में। क्वांटिटेटिव के बाद हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी जो कंपाउंड हमारे पास है उसमें कार्बन कितनी परसेंट, हाइड्रोजन कितनी परसेंट, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, उनकी परसेंटेज निकालते हैं। और परसेंटेज निकालने के पश्चात हम निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। इस रेशियो से निकालने पर एम्पेरिकल फार्मूला से फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। तो इस प्रकार से क्लासिकल मेथड जो था ये एक क्या था हमारे पास, लेंदी टाइम, यानी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था, वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है। क्वालिटेटिव टेस्ट हमने किया फिजिकल में, जैसे कितना कैसा कलर है क्या है उसको देखा, उसके बाद डिजोल्व किया, फिर उसका हमने जला करके रिएक्शन देखी, उसके बाद हमने उसके क्वांटिटेटिव प्रोसेस में आए।
क्वांटिटेटिव प्रोसेस में पता चलने के बाद हमने कहा कि उसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करें कि दिया गया कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कितनी परसेंट, हाइड्रोजन कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, और इनका रेशियो निकालने के पश्चात हमने इसका इंपेरिकल फार्मूला दिया। इंपेरिकल फार्मूला देने के पश्चात हमने इसका एक मोलिकुलर फार्मूला ज्ञात किया। इस प्रकार से ये जो टेक्निक जो थी इन्होंने कहा था लेंदी टाइम लेने वाली थी। दूसरा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा हट करके हमने इसके बाद निकाली एक क्या दूसरा जो मेथड हमने निकाला था वो निकाला इसका मॉडर्न मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड का मॉडर्न मेथड क्या था हमारे पास, है ना। तो एक आधुनिक मेथड जो वो आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टूल था हमारे पास वो था EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो प्रकार ड्यूअल नेचर में होता है, एक होता है वेव के रूप में और एक होता है पार्टिकल्स के रूप में, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये वेव के रूप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। अब देखिए ये एक प्रकार से हमारे पास रेडिएशन आ रही है, कौन सी, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमारे पास एक मैटर है। मैटर में आप देखते हैं किस प्रकार से कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ इसमें डायरेक्ट भी निकलेंगे ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से एक मैटर के ऊपर, अननोन मैटर के ऊपर जब हम EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, कुछ क्या होगी, एब्जॉर्ब, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्टेड होगी, कुछ ट्रांसमिटेड, और कुछ क्या होगी, इमिशन, और कुछ स्कैटर्ड। इसका मतलब इस प्रकार से एक EMR जब हम डालते हैं मैटर के ऊपर तो ये रूप इसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ हमारे पास सामने आती हैं जिसकी बात करते हैं, एब्जॉर्बेंस बीम बेस्ड कर सकते हैं, तो एब्जॉर्बेंस बेस्ड, दूसरा इमिशन बेस्ड, और तीसरा हम लेते हैं स्कैटरिंग बेस्ड। ये तीन बेस हम यहाँ पे लेंगे और तीनों बेस के आधार पे हम इसका निर्धारण करेंगे कि वेव जो हमारे पास किस रूप, तो जो एब्जॉर्बेशन हो गई उसके बाद उसकी कितनी वेवलेंथ आ रही है उसका बेस पे करें, दूसरा इमिशन का, तीसरा स्कैटरिंग। लेकिन मेन जो मुख्य आरोप अपना हो रहा है एब्जॉर्बेंस बेस के आधार पे हम इसको निर्धारित करेंगे। देखिए एब्जॉर्बेंस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस पे आपने देखा कि ये क्या था, नॉन डिग्रेडेंट। अब देखिए आपको आता है नॉन डीजनरेटेड मल्टी एनर्जी स्टेट, ये हमें समझना होगा। आप जानते हैं कि एक ये ग्राउंड स्टेट हमारे पास है, ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और उसके पश्चात ये और उच्च स्तर के कक्षक हैं। यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, तो ये एक स्थिति बन गई। यानी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो हायर कक्षकों में जाएगा और उसके पश्चात वापस जब एनर्जी रिलीज करेगा तो लोअर कक्षकों में आ जाएगा। और इस दौरान जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी के अंदर हमारे पास वेव लेंथ के आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं कौन सी एब्जॉर्बेंस को इसने ग्रहण किया, कौन सी को नहीं किया। तो ये हम चार प्रकार से करते हैं। डीजनरेटेड मतलब हम कह रहे थे कैसे, एक संभ्रांत कक्षक, पहले हम जैसे डी कक्षकों में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं इस पांचों कक्षक क्या था, एक समान ऊर्जा के थे। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा नॉन डीजनरेट अर्थात असमान ऊर्जा की कक्षक हैं और उनके ऊपर हम निर्धारित करते हैं। तो चार प्रकार की स्थिति हमारे सामने आती हैं। एक आती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, थर्ड हम लेते हैं यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी स्टेट, और फोर्थ हमारे पास आता है स्पिन एनर्जी स्टेट। ये चार प्रकार की स्टेट हमारे पास आती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और स्पिन। इलेक्ट्रॉनिक को अगर हम बात करें तो ये हमारे पास E1 E2 और ये दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतर होगा डेल्टा E। इसका मतलब क्या है, लोअर एनर्जी का कक्षक E1
और हायर एनर्जी एक्स से क्या होगा हमारे पास E2। तो ये जो डेल्टा E जो है ये क्या दोनों की ऊर्जा का अंतर को शो कर रही है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, और ये बनता हमारे पास UV के अंदर विशेष रूप से यूज्ड होता है, जिसकी हम बात करेंगे। सेकंड दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, वाइब्रेशनल, V1 V2 UV डेल्टा V निकाल सकते हैं। तो ये वाइब्रेशनल जो आता है वो आता है हमारे पास वाइब्रेशनल मोलिकुलर एनर्जी स्टेट ले सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है J1 J2 ले सकते हैं, किसके लिए, रोटेशनल एनर्जी स्टेट। और फोर्थ और लास्ट ले सकते हैं हम S1 S2 बीच में डेल्टा S, इसका मतलब है स्पिन एनर्जी लेवल स्टेट। तो ये 4 प्रकार की एनर्जी लेवल स्टेज बनते हैं हमारे पास, और इनके आधार पे हम इसको निर्धारित करते हैं कि कौन सी एब्जॉर्बेंस जो इनमें काम आ रही है और कौन सी एब्जॉर्बेंस नहीं आ रही है। अब देखिए दूसरी चीज़ हमारे पास एक और आता है रेडिएशंस की हम बात करें अगर इस रूप में, तो आप जानते हैं कि रेडियो वेव्स, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, फिर लेते हैं हम IR, उसके बाद UV विजिबल, उसके बाद और एक लेते हैं हम गामा रेज। अगर इनकी स्थिति हम देखें तो आप देखिए एनर्जी के रूप में अगर हम चलेंगे बाएं से दाएं, तो ये एनर्जी इक्वल टू H न्यू, इसका मतलब एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर तक भेद सकती है, ये न्यूक्लियस को अंदर तक भेद कर सकती है। और इस ओर चलेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा, लेमडा का मान, इसका मतलब लेमडा का मान जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी लेमडा का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी कम होगी लेमडा का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए रेडियो वेव्स में हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियर स्पिन, जिसकी हम बात करते हैं NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं, जो रेडियो वेव्स में आती है। माइक्रोवेव्स में मोलिकुलर रोटेशनल की बात हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें एनर्जी को हम ज्ञात करें मोलिकुलर रोटेशनल के बेस पे, जो माइक्रोवेव अर्थात ये न्यूक्लियस के अंदर तक भेद देख सकती हैं। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके बाद ये हमारे पास कक्ष, दूसरा कक्ष, ये कक्ष बढ़ते जाते हैं, तो हम करें यहाँ न्यूक्लियस तक जो भेदने की क्षमता रखती है वो क्या है, गामा रेज। उसके बाद सेकेंड की हम बात करें तो ये कहते हैं माइक्रोवेव्स। और उसके बाद IR, UV जो लेते हैं हम यहाँ लेते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जो एब्जॉर्बेंस होती है वो UV के द्वारा, तो जिनकी हम बात करेंगे। तो ये एनर्जी का लेवल है कि किस प्रकार से आउटर मोस्ट सेल से अंदर तक के कक्षकों में एनर्जी जा रही है। IR में क्या करेंगे, वाइब्रेशनल इसमें IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसकी हम बात करेंगे, यहाँ वाइब्रेशन की बात करेंगे। उसके बाद आता है UV होता है आउटर मोस्ट सेल ट्रांजिशन, यानी बाहर के कक्ष के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस रूप से ट्रांसमिटेड होती है, या एक दूसरे से UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम ज्ञात करते हैं, विजिबल को वो करते हैं हम इस क्षेत्र में। एक्स रेज में क्या होता है, XRD स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात करते हैं। और गामा रेज के अंदर वेरी हाई एनर्जी का होता है, जो मैंने पहले बताया था, एब्जॉर्बेंस को हम यहाँ पे याद करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास वेव्स की वे यहाँ पे हम लिया करते हैं। तो मेन अपना आता है रेडियो वेव, जिसकी बात करें NMR जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरा हमारे पास IR है, तीसरा UV जिसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर किस प्रकार से ये अपना कार्य कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इंटरेक्शन कैसे कर पा रहा है, इसी की हम बात करेंगे इसमें। और इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी में कि भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आती है वेव्स की, जहाँ हमने कही है EMR, ये EMR क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने देखा होगा ये X एक्सिस हमारे पास है, ये हमारे पास है Y एक्सिस, और ये हम बात करते हैं Z एक्सिस की। ये 3 X एक्सिस हैं जो परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक रेडिएशन आ रही है। तो इन दो
मैक्सिमम उठाव के बीच की स्थिति को हम कहते हैं लेमडा। और यहाँ से आप इसको इस रूप में भी ले सकते हैं, ये जो होता है इसका वेलोसिटी वेक्टर के रूप में ले सकते हैं, वाई एक्सिस। तो ये जो मेन जो है लेमडा का जो मान जो है फ्रीक्वेंसी जो कितनी आती है लेमडा, यानी दो उच्चिष्ट मान के मध्य का जो मान है दो, उनको क्या कहते हैं लेमडा। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो इस प्रकार से चल रही है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एब्जॉर्बेंस उसकी बन रही है उसके आधार पर इस कंपाउंड को आइडेंटिफाइड किया। ये आपको एक जनरल आइडिया जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इनकी वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, इनके बारे में मैं आपको अभी दूसरे वीडियो के अंदर इसी के बारे में आगे शुरू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।